नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हुआ आपके साथ विशाल पंडित। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में आज हम बात करेंगे, चाचा नाराज या है कोई राज। देखिए, 2 दिन से मैं इंतजार कर रहा था। उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए तो बात हुई कि हार जीत किसकी हुई, किसकी हार हुई, सबकी चर्चा हुई। लेकिन इस चुनाव में कई वाकये हुए जिससे सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और कभी राजनीति का बहुत खूबसूरत चेहरा दिखा तो कभी बदतर हिस्सा भी देखने को मिला। और जो रिश्तों को लेकर जो ताना बाना बुना गया, खासकर सपा में, सपा एक तरफ चुनाव लड़ रही थी तो दूसरी तरफ अपनों को मनाने की लड़ाई भी लड़ रही थी। काफी वक्त से जो चाचा भतीजे में तकरार देखी जा रही थी, उन सब को दरकिनार कर चाचा भतीजे साथ आ गए थे। चुनाव में चाचा और भतीजे की तकरार भी बहुत ज्यादा नहीं दिखी, लेकिन खत्म मानी गई और होना भी लाजमी था। अलग पार्टी बना चुके चाचा सब कुछ भुला के भतीजे के साथ आ गए थे। लेकिन पिछले दिनों हुए घटनाक्रम ने यह बता दिया है कि चाचा नाराज है। विधान दल का नेता चुने जाने की बैठक होती है तो उन्हें बुलाया नहीं जाता है। पहले कहा जाता है कि खुल के तो कोई नहीं कहता, कहते हैं कि जब गठबंधन की बैठक होगी तब उसमें शिवपाल यादव को बुलाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बैठक भी आज शाम को रद्द हो गई क्योंकि शिवपाल यादव पहुंचे ही नहीं। और हर चीज इस पूरे चुनाव पर हर जगह अखिलेश यादव कहते आए कि चाचा का सम्मान होगा, चाचा को हर वो चीज दी जाएगी जिसकी वो बात करते हैं। चाचा को बस में भी बैठाया गया, इटावा में दिखाया गया। इटावा में तो अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि चाचा साथ आ गए हैं, अब चीजें मैनेज हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी। लेकिन पूरा पूर्वांचल निकल जाता है, पूरा पश्चिम निकल जाता है, लेकिन शिवपाल की एक बड़ी रैली नहीं होती। पूर्वांचल में जितना समाजवादी पार्टी में रहकर मुलायम सिंह यादव के पास के बाद, माफ कीजिएगा, जितने लोग पूर्वांचल में शिवपाल यादव को पसंद करते हैं, उतना शायद ही कोई होगा। शिवपाल यादव हर बार अखिलेश को अपना नेता और मुख्यमंत्री 2022 का चेहरा बताते रहे, लेकिन 26 तारीख को उन्होंने कहा कि समीक्षा होनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा, ये जो बैठक हो रही है इसका मुझे 2 दिन से इंतजार था, लेकिन मुझे न्योता नहीं आया। एक पुरानी बाइट सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। अखिलेश को पूरा मेरा आशीर्वाद। वो 2022 में जो गठबंधन बनाया है तब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। देखिए, अच्छा वोट पड़ेगा तीसरे में, बहुत अच्छा वोट पड़ेगा। तो सुना आपने, प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई, जसवंत नगर से विधायक, किसी चेहरे के मोहताज नहीं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी, जिसके लिए कहते हैं कि शिवपाल ने लाठी खाई, सड़क पर संघर्ष किया, जब नेताजी रथ लेके निकले तो अखिलेश को घर में संभाला। लेकिन आज जो शिवपाल सिंह यादव जिस जगह खड़े हैं, शायद उस जगह शिवपाल सिंह यादव की जरूरत नहीं थी। शिवपाल सिंह यादव आज विधानसभा में होते। जब बात हो रही थी नए स्पीकर के चुनाव में, तो वहां शिवपाल सिंह यादव को सारे विधायक ढूंढ रहे थे कि शिवपाल यादव आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो दिल्ली निकलते हैं सुबह और वहां जाकर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव आदरणीय नेताजी से मिलते हैं, वो अपना दर्द बयां करते हैं। लेकिन उससे पहले जो बातें चुनाव के बीच कही गई थी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से, जो उन्होंने कहा था कि चाचा का पूरा सम्मान होगा, यह भी बयान सुन लीजिए। स्वाभाविक है कि चाचा का भी एक दल है, उस दल को भी साथ लाने का काम करेंगे। पूरा सम्मान उनका होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। तो सम्मान हुआ, 100 सीटें मांगी और 1 सीट मिली। उसके बाद और सपा के सिंबल पे चुनाव लड़े, अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़े। और सपा के स्टार प्रचारकों में भी शामिल हुए। एक कार्यकर्ता की तरह जो काम कर सकते थे पूरा काम किया, अब कोई विरोध नहीं होने दिया। लेकिन उसके बाद भी सम्मान कहां हुआ, यह अखिलेश यादव से पूछा जरूर जाएगा।
चुनाव हारने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने भी बयान जारी किया था कि ये जो हार हुई है इस पर एक समीक्षा होना चाहिए। उनका बयान सुनिए। इस समय बहुत अच्छा था, माहौल भी अच्छा था, तो कहीं न कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं चुनाव में, तो उस पर हम सब लोगों को चिंतन करना है और चिंतन के साथ साथ समीक्षा भी करनी है। और समीक्षा करने के बाद हम सब लोग फिर आगे काम करेंगे। और हमेशा चुनाव संगठन के बल पर ही जीता जाता है, तो कहीं न कहीं संगठन में खामियां हो जाती हैं। तो जो भी परिणाम आए हैं, तो जो जनता ने जनादेश दिया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। संगठन की बात कही, काफी लंबे अरसे तक शिवपाल सिंह यादव ने संगठन चलाया है, उन्हें पता है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि संगठन ही चुनाव लड़ता है। और कई जगह तो ये हुआ कि संगठन के लोग ही नहीं लड़ा रहे थे प्रत्याशियों को, वरना ये 125 सीटें और ज्यादा हो सकती थी। आपने पूरा मौका दिया नहीं शिवपाल यादव को। शिवपाल यादव को इंतजार था कि अखिलेश यादव किसी मन से कहें कि चाचा आ गए हैं, चाचा को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कागज पत्तल, ऐसे कागजों में लिस्ट आती है, उसमें लिखा जाता है कि स्टार प्रचारक होंगे शिवपाल सिंह यादव। लेकिन वो स्टार प्रचारक कहाँ गए, कितनी रैली उन्होंने की? मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और राजभर, ओम प्रकाश राजभर को ज्यादा रैलियां करने को मिल गई, लेकिन कहीं नहीं दिखे शिवपाल यादव। उन्हें बड़ा इंतजार था कि विधान दल का जब नेता चुना जाएगा तो मुझे बैठक में बुलाया जाएगा, लेकिन वो दर्द इस बयान में सुनिए उनका। देखिए, 2 दिन से मैं इंतजार कर रहा था, नहीं तो मैं अपना चला जाता। मैंने सब अपने कार्यक्रम रद्द करके इस बैठक के लिए यहाँ पर रुका था, लेकिन मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। तो इसलिए मेरा जाना विधानमंडल दल की बैठक में उचित नहीं है। जबकि देखिए, मैंने तो हमेशा यही कहा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उससे हम निभाएंगे। तो ये दर्द सुना आपने, ये दर्द है चाचा शिवपाल सिंह यादव का, जिन्हें लोग कहते हैं कि चाचा ने जो कह दिया, बहुत उनके पास टीम थी, उनके पास लोग थे कि जहां चाहते थे वहां चुनाव लड़ते थे और जिता के लाते थे। चाचा के लिए बातें कही जाती थी। संगठन को चलाना अगर सीखना है तो किसी भी पार्टी को शिवपाल सिंह यादव से सीखना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, 2017 के चुनाव में चाचा भतीजे में एक रार छिड़ती है। 2022 आते आते कहीं ना कहीं रार खत्म होते दिखती है, लेकिन 22 के चुनाव के परिणाम आने के बाद वो पूरी तरह से साफ हो जाती है कि विधान दल का नेता चुनना है तो वहां पर है नहीं। और पहली चीज जो क्लियर करने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव गठबंधन के नेता हो सकते हैं, सिर्फ सपा नहीं, उनके साथ कामरावादी के लोग भी थे। वहां कृष्णा पटेल को आना चाहिए, जो आज होनी थी बैठक, लेकिन नहीं हुई। विधान दल का नेता चुना गया सिर्फ सपा की तरफ से, उसमें जयंत चौधरी के विधायक नहीं पहुंचे, उसमें शिवपाल सिंह यादव नहीं पहुंचे। और शिवपाल सिंह यादव तो अब कार्यकर्ता हो चुके हैं। अगर आप किसी पार्टी के प्रचारक अध्यक्ष को आप स्टार प्रचारक नहीं बना सकते अपनी पार्टी का। आपने अपनी पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया तो उनको दायित्व देने चाहिए थे, जिसका उन्होंने कहा कि मैं हर बार कहता रहा कि मुझे जिम्मेदारियां दें, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुझसे कोई बात नहीं कही। इन्हीं पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल भी जुड़ा हुआ, हमारे साथ वीरेंद्र भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप अग्निहोत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कंचन द्विवेदी जी हैं भाजपा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल झा जी सपा प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद यादव जी प्रसपा से हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीरेंद्र सर आपके पास आऊंगा। सर, कोई नई बात नहीं थी कि शिवपाल और अखिलेश में लड़ाई हुई है। लड़ाई क्या, एक जो दूरियां थी वो और दूर होती गई। वो चाहे पहली फोटो भी हो तो लगभग 3 फीट का फासला था, वो चाहे बस में हो तो 4 फीट का फासला था। लेकिन लखनऊ में रहकर शिवपाल जी का घर भी ज्यादा दूर नहीं है समाजवादी पार्टी कार्यालय से। अगर फोन या मैसेज कुछ भी कर देते तो वो शायद जैसे 7 साल बाद एंट्री हुई थी गाड़ी, उसी तरह से फिर एंट्री हो जाती। वीरेंद्र सर, देखिए, ये मामला आज का नहीं है। ये विवाद जो है मार्च 2012 में शुरू हुआ था, जिस दिन मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को
प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया था। और 2016 अक्टूबर में जो समाजवादी पार्टी कार्यालय में जो विवाद हुआ वो भी आपकी जानकारी में है। उसके बाद 2017 के असेंबली चुनाव के बाद शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बना ली। तो अब जो है मामला बहुत आगे आ चुका है और 2014, 2017, 2019 इन 3 चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो एडवर्स हालत का सामना करना पड़ा और वो असेंबली चुनाव हारे, 2 लोकसभा चुनाव हारे। लेकिन इस चुनाव के बाद अब अखिलेश यादव एक नेता के रूप में उभर चुके हैं और अब उनको वास्तव में शिवपाल यादव की जरूरत है नहीं। और शिवपाल यादव की समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है उनकी, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन लड़े तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत वो समाजवादी पार्टी के विप से बंधे हैं। वो समाजवादी पार्टी के विप के बाहर नहीं जा सकते। तो अब जो हो रहा है, जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं कि हमको बुलाया नहीं, फिर वो दिल्ली चले गए, नेताजी के पास आशीर्वाद ले आए, तो वो केवल समाजवादी पार्टी से पिंड छुड़ाने का एक रास्ता तलाश रहे हैं। वो एक आधार बना रहे हैं, वो एक भूमिका बना रहे हैं कि कल को स्थिति ये आ जाए कि साहब ये की जो है ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो और इनको समाजवादी पार्टी सस्पेंड कर दे। अब समस्या ये है कि जब वो स्वयं एक पार्टी के अध्यक्ष हैं तो समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक में उन्हें कैसे बुलाया जा सकता है। वो ठीक है कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन लड़े, लेकिन इसी तरीके से अपना दल अमीरावादी की नेता पल्लवी पटेल भी सिराजपुर से लड़ी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, लेकिन वो समाजवादी पार्टी एमएलए की बैठक में शामिल नहीं हुई। उनको आज बुलाया गया था और उसमें सुहेलदेव राजभर की पार्टी भी थी, ओमकार राजभर भी थे और महानदल के लोग भी थे। तो शिवपाल यादव का अब वास्तव में अब ये का और साफ मैं अगर कहूं तो अब वो राजनीति में अब अपनी जो प्रासंगिकता है उसको बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की साख पे, समाजवादी पार्टी की ताकत पे, समाजवादी पार्टी को किसी किस्म का इनके जाने आने से अब कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इतना कुछ हो गया है 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 6 साल तो अभी हो गए हैं। तो अब शिवपाल यादव की जो न्यूज वैल्यू है वो बहुत तेजी से इरोड हो रही है, खत्म हो रही है। वो टीवी चैनल्स की वजह से थोड़ी बनी हुई है, लेकिन अब शिवपाल यादव का जो पॉलिटिकल रेलेवेंस है वो अपने एकदम अंतिम चरण में है, एकदम लास्ट फेज है। शिवपाल यादव को अब कैसे राजनीति में रेलेवेंट बने रहे ये उनको देखना होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जिससे शिवपाल यादव को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिले, ये कहने का मौका मिले कि मेरे संग न्याय नहीं किया या अखिलेश ने जो मुझसे वादा किया था ये वो पूरा नहीं किया। अब अखिलेश यादव नेता बन चुके हैं, 111 उनके एमएलए। इसके लिए कहेंगे कि वादा पूरा नहीं किया। मुलायम सिंह यादव ने 100 सीटें दिलाने की बातें कही थी, 1 सीट मिली। हमारे साथ प्रसपा के प्रवक्ता भी अरविंद जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी क्या कहेंगे आप? कभी संभव नहीं है कि 100 सीटें उनको समाजवादी पार्टी दे दे, ये उनको अच्छी तरह नहीं देखिए विशाल जी, मैं आदरणीय वीरेंद्र जी हैं उनकी बातों को सुन रहा था। हेलो जी अरविंद जी, अपनी बात को पूरा करें। हाँ देखिए, मैं वीरेंद्र जी की बातें सभी बहुत ध्यान से सुन रहा था और कहीं ना कहीं कुछ बातें तो सही ही है, लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए कि आप जो रिपोर्ट में दिखा रहे थे अपने चैनल पे डिबेट की शुरुआत करने से पहले, तो आप देखिए ना कि आज के डेट में जनता क्या कह रही है, जनता किसको दोषी मान रही है। यही जनता जो हमें इतनी मजबूत विपक्ष के रूप में चुन के दिया है, वो अलग बात है कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने समर्पण कर दिया पूरी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों की, पार्टी की और पूरी की पूरी 4 दशकों की राजनीति को। उसके बावजूद भी विशाल जी, जिस तरीके से हम लोग सरकार बनाने के लिए मेहनत किए, जनता ने नहीं स्वीकारा, लेकिन जनता ने जो मुझे जिम्मेदारियां दी एक मजबूत विपक्ष के रूप में, तो आखिर क्या कारण है कि एक आज मजबूत विपक्ष के रूप में होने के बावजूद भी तितिर बितिर होने की नौबत आ गई, मजबूत विपक्ष टूटने की नौबत आ गई।
मैं कहता हूं कि जनता की जवाबदेही और लोकतंत्र की शुचिता क्या कहेगी? जनता की कैसे जवाबदेही देंगे लोग जिनके नेतृत्व में गठबंधन में चुनाव लड़ा गया? आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने अपना नेता मान लिया आदरणीय अखिलेश यादव जी को, और आज ऐसा दिन आ जाए कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को बैठक में बुलाया ना जाए, और वो भी समाजवादी पार्टी के एमएलए रहते हुए। पहली बात, जो वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भट्ट जी अभी कह रहे थे, मैं उस बात पे आता हूं। समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने अभी 3 दिन पहले, आपको भी विशाल जी इस बात की पता है और सभी उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है कि एक मीडिया को बुला करके और सभी लोगों से उन्होंने कहा कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला, मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय मेंबर हूं, मैं समाजवादी पार्टी का एमएलए हूं और मैं 2 दिनों से कार्यक्रमों में कहीं नहीं गया ताकि मुझे बुलाहट होगी। लेकिन क्या यह उचित है? किस तरीके से आप कह रहे हैं कि विपक्ष, मजबूत विपक्ष और सड़क से सदन तक लड़ेगा? माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के समर्पण का क्या यही नतीजा निकलेगा? और क्या ये लोग कभी भी इस तरीके से मजबूत स्थिति में हो सकते हैं? अभी 2024 का चुनाव है, अभी 2027 का चुनाव है। समय आते जाते क्या समय लगेगा? 5 साल क्या ज्यादा समय लगेगा? जब हम सड़क से सदन तक आंदोलन करते हैं, मजबूत विपक्ष के रूप में लड़ाइयां लड़ते हैं, तो हमें समय कटते समय पता नहीं चलता। बिल्कुल, समय जाते कहां पता चलता है। ये वही शिवपाल सिंह यादव है जिनके कहने पर पत्ता हिला करता था, लेकिन आज बातें कुछ और है। समाजवादी प्रवक्ता अनिल झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल झा जी, जवाब दीजिए, क्यों नहीं बात बन पा रही अब भी चाचा भतीजे में? क्यों बार बार बात आती है कि शिवपाल यादव प्रसपा के हैं, जबकि वो कह चुके हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूं समाजवादी पार्टी का? क्यों समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं पूरी राजधानी और कार्यालय के अंदर कि ये घर का झगड़ा है? अब घर का झगड़ा कहां रह गया? सारी चीजें तो खुली किताब है। अनिल झा जी। विशाल जी, घर का झगड़ा 2016 में शुरू हुआ था और लगभग 2 पार्टी, शिवपाल जी अपनी पार्टी बना के लगभग उस झगड़े को समाप्त कर दिए, और वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे थे पिछले 5 साल से, और समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी अपनी कार्यकर्ता के साथ अपनी पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे। चुनावी माहौल आया 2022 में, जो एक लोकतंत्र की परंपरा है, गठबंधन राजनीति। विपक्ष के लोग चाहते थे कि एक हम मजबूत छोटे छोटे दलों को लेकर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते थे कि हम मजबूत गठबंधन करें, और उसमें देर सवेर जहां तक हुआ सभी लोग जो जिनको आना था वो आए। आदरणीय शिवपाल जी भी आए। शिवपाल जी हमारे साथ थे, उन्होंने चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि शिवपाल जी ने कभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को उन्होंने समर्पण नहीं किया। उन्होंने ये नहीं किया, एक भी बयान दिखाई किसी कार्यकर्ता का कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी खत्म हो गया या विलय कर गया समाजवादी पार्टी। तो जहां तक रही अखिलेश जी का सवाल, तो अखिलेश जी ने आज तक यही तो अनिल झा जी सबसे बड़ी बात है कि विलय किया नहीं, अपनी पार्टी में स्टार प्रचारक आपने बना लिया, और स्टार प्रचारक को एक रैली नहीं दी आपने। नहीं कह सकते आप, उन्होंने रैलियां करी हैं, उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने उसको निभाया है। अब समय था सरकार, देखिए अखिलेश जी ने हमेशा कहा कि सरकार बनेगी, चाचा का पूरा सम्मान किया जाएगा, चाचा के लोगों का पूरा सम्मान किया जाएगा। जनादेश नहीं मिला, जनादेश विपक्ष में रहने का मिला। और जाहिर सी बात है, आदरणीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी भी लोकसभा का जो है इस्तीफा दिया है और करहल से विधानसभा में गए हैं, विधान दल के नेता पद पर चुने गए हैं। अब हमारे कार्यकर्ता को चाहिए कि कम से कम अपने अध्यक्ष के साथ में कंधा से कंधा मिला के, विधान मंडल दल के प्रतिपक्ष नेता के साथ में कंधा से कंधा मिला के आगे की रणनीति तय करें, बैठ के बात करें, ना कि उजूल फजूल टीवी पे और चैनल पे जाके बयानबाजी करें। जहां तक चाचा को नहीं बुलाने का सवाल है, तो वीरेंद्र जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया संविधान के हिसाब से कि चाचा जरूर समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े, लेकिन आज वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिस तरह से पल्लवी पटेल जी, जिस तरह से आदरणीय राजभर जी अपना दल के नेता, और जो आपके केशव देव मौर्य, अरविंद जी कुछ कहना चाहते हैं। अरविंद जी अपनी बात तो कम से कम पूरा करें। कह रहे हैं, कह दीजिए इनसे औकात में रह के बात करें। अरे ऐसे लोग ये कैसी बात कर रहे हैं? ये कौन सा पार्टी के विनाश के कारण कौन सी बात कर रहे हैं अरविंद जी? आप ये कैसी भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं? और विशाल जी,
वो नहीं, भाषा जो शैली अरविंद हमारी राय खराब नहीं है। नहीं, बिल्कुल तो ऐसी विशाल भाषा जी, शैली के लिए नहीं बुलाया लेकिन गया। मुझे दुख तब होता है। जो अरविंद जी हैं। नहीं विशाल जी, ये अरविंद क्या भाषा शैली? अरविंद जी जो मैं अरविंद जी संसदीय जो भाषा बोल रहा हूँ, असंसदीय भाषा नहीं बोल रहा हूँ। अरे आप संसदीय अरे आप बोलिए, टीवी चैनल पे किसी अभी से कह देंगे अपनी औकात में रहिए। किसने कहा? अरविंद जी कह रहे हैं, मैं आपके पास नहीं बिल्कुल अरविंद जी बिल्कुल ऐसा रहना चाहिए। है। विशाल जी अरविंद जी जो है अभी अब आप देखिए, थोड़ा सा वेट करिए। अभी वीरेंद्र जी ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है, और समय की धारा जो है अरविंद जी की बयानबाजी या अरविंद जी के पार्टी के जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, वो बिल्कुल वीरेंद्र जी ने कहा है कि वो मौका तलाश रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता को बोलने अरे के पहले लिए, पूछ के ताकि आए हो बहाना कि नहीं निकले। आए हो, ये बता दो। चैनल पे चले आते हो बहस करने। अरे यार तुमने बुलाया क्या मुझे? समाजवादी पार्टी तो अपने प्रवक्ताओं को हटा रखी, आज अरे बहस कर रहे हो आके। अरे तुम्हारे जैसे समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं के प्रवक्ताओं की जरूरत नहीं है, जिसको समझ नहीं है किसी चीज की। अभी चुनाव खत्म होते ही 15 दिन हुए हैं, रिजल्ट आए हुए अभी। नहीं, मुझे सब पता है। इस तरीके से कहिए विशाल जी, मेरे साथ बहस न करें। मैंने कोई गलती नहीं किया आपके चैनल पे। देखिए आप दोनों को रोकना चाहूंगा। वीरेंद्र जी देखिए, वास्तविक की बात यह है कि इस तरीके से मैं कभी विधानसभा बिल्कुल चुनाव अनिल जी में- आपको भी रोकना चाहूंगा, और अरविंद जी आपको भी रोकना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, चुनाव ने समाजवादी पार्टी में उत्तराधिकार के मसले को जनता की अदालत ने तय कर दिया है कि समाजवादी पार्टी का नेता कौन है, और जनता की अदालत ने यह तय किया है कि समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश यादव है। अब इस पर कोई विवाद नहीं है, और अगर विवाद था तो 2017 में क्या हुआ? 2017 में समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, सत्ता में लौट नहीं पाई, तो चलिए आपने कह दिया कि सब पार्टी की, हमारे परिवार में पार्टी में झगड़ा था, इसका हमको नुकसान हुआ, हम सत्ता में नहीं लौट सके। 2019 में चुनाव हुआ, शिवपाल जी अलग रहे, तब ये बात नहीं थी कि उनका क्या संबंध है सपा से। लेकिन 2022 में तो बहुत ही साफ साफ तरीके से तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी के किसी भी मामले में शिवपाल यादव का कोई दखल नहीं है। समाजवादी पार्टी किससे गठबंधन करेगी, समाजवादी पार्टी आपने किस गठबंधन के साथी के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी, समाजवादी पार्टी किसको, किस वर्ग को, किस जाति को, किस मजहब के लोगों को क्या टिकट देगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड के किसी भी मामले में शिवपाल यादव का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है 2022 के चुनाव में। और ये सब जो है ऐसी बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में है, बिल्कुल पब्लिक डोमेन में हो, ये सब लगभग सबको पता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप अग्निहोत्री जी भी जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी का दिलीप जी, सबको सुना आपने, लेकिन उसके बाद भी अभी भी जो शिवपाल यादव के समर्थक हैं वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार उनको गच्चा दिया है अखिलेश यादव ने। दिलीप जी। ठीक है विशाल, पहले आपने जो शुरुआत में जिस तरह का विश्लेषण किया, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा, व्यापक, कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बातें उसमें कही। मैं इस पहलू के इस घटनाक्रम के दो पहलू मानता हूं। एक तरफ शिवपाल जी यादव जी हैं, एक तरफ अखिलेश जी हैं। तो पहले मैं शिवपाल जी की बात। सर आपको रोकना चाहूंगा, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है। बड़ी खबर, यूपी में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। यूपी में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। अरविंद शर्मा को दिया गया है नगर विकास मंत्रालय, बेबी रानी मौर्य को दिया गया है महिला कल्याण विभाग, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास मंत्री बनाया गया है, और स्वतंत्र देव सिंह को बनाया गया है जल शक्ति मंत्री। जितेंद्र प्रसाद को लोक निर्माण विभाग दिया गया है, और ए.के. शर्मा को नगर विकास मंत्रालय दिया गया है। एमएलसी हैं, पूर्व आईएएस है, रिटायर्ड, उन्होंने वीआरएस लिया था, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उन्हें नगर विकास मंत्रालय मिला है। अगर बात की जाए तो जितेंद्र प्रसाद को लोक निर्माण विभाग दिया गया है, महिला
मंत्रालय अगर दिया गया है तो वो बेबी रानी मौर्य को। भूपेंद्र सिंह चौधरी को फिर से पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। और संजय निषाद पार्टी से जो आते हैं, एमएलसी है, उन्हें कैबिनेट में जगह मिली है। मत्स्य पालन विभाग उन्हें मिला है। अगर बात करें नंद गोपाल गुप्ता नंदी की तो औद्योगिक विकास निर्यात प्रोत्साहन विभाग दिया गया है। और ये इससे पूर्व में जो विधानसभा अध्यक्ष अभी बने हैं उनका ये मंत्रालय था जो नंद कुमार गुप्ता नंदी को दिया गया। दयाशंकर सिंह को परिवहन मंत्रालय मिला। असीम अरुण को दिया गया है समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण आयोग का मंत्री बनाया गया है। उन्हें जनजाति कल्याण विभाग का मंत्री बनाए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ और नितिन अग्रवाल को आबकारी मंत्री बनाया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सेनेटर लखनऊ मनीष पांडे जुड़ गए। मनीष जी, लगातार बात हो रही थी कि जल्द से जल्द मंत्रियों को उनके विभाग दे दिए जाएंगे और आज शाम को दे भी दिए गए, जिसमें सबसे बड़ी बात जो सतीश महाना जो कि विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए उनका मंत्रालय नंद कुमार गुप्ता नंदी को दिया जाता है और लोक निर्माण विभाग जितिन प्रसाद को। मनीष जी, आपको आवाज मिल रही है? तो ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है और स्वतंत्र देव सिंह यूपी के नए परिवहन माफ करिएगा नए जल शक्ति मंत्री होंगे। तो जिस तरह से पिछली कैबिनेट में केशव प्रसाद मौर्य को जितने अधिकार या बड़े मंत्रालय मिले थे वो इस बार नहीं मिले हैं। कहीं ना कहीं उनके पर कतरने का काम किया गया है। उनकी हार के बाद उन्हें डिप्टी सीएम जरूर बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मंत्रालय उस हिसाब से नहीं मिले जो कहा जा रहा था। ग्राम विकास मंत्रालय उन्हें दिया गया है। अगर बात करें दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तो उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इन्हें दिया गया है। सुरेश खन्ना की अगर बात की जाए तो उन्हें वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। सिर्फ सुरेश खन्ना इस कैबिनेट में ऐसे इकलौते मंत्री हैं जिन्होंने अपना विभाग वापस पाया है, वरना सबके विभाग बदले गए। और सूर्य प्रताप शाही भी कृषि मंत्री थे पिछली कैबिनेट में, वो भी कृषि मंत्री इस कैबिनेट में फिर से बनाए गए। और इसी खबर पर फिर से हमारे साथ सेनेटर मनीष पांडे जुड़ गए। मनीष जी, विभागों का बंटवारा कर दिया गया है मंत्रिमंडल में, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को जो कहा जा रहा था कि पुरानी शक्ति वापस मिलेगी वो नहीं मिली है। मनीष जी। हाँ बिल्कुल, देखिए बड़ा बदलाव विशाल किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य से लोक निर्माण जैसा भारी भरकम विभाग जो है वो ले लिया है। तो इस जगह पर वो दिया गया है एक मतलब ऐसे व्यक्ति को जिस पर कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी कि उन्हें लोक निर्माण दिया जाए। जतिन प्रसाद जो अभी हाल ही में आए थे कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ली थी उन्होंने, उसके बाद एमएलसी बनाया गया था, जतिन प्रसाद को दिया गया है। उसके अलावा अरविंद कुमार शर्मा है, अरविंद कुमार शर्मा को भी काफी बड़े विभाग आवंटित किए गए हैं, जो कि पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद कुमार शर्मा की प्रोफाइल काफी बड़ी होगी, तो अरविंद कुमार शर्मा को भी काफी बड़ी प्रोफाइल दी गई है उनको। उसके अलावा ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री थे उनको शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य दोनों विभाग दिए गए। तो बिल्कुल नया समीकरण देखने को मिल रहा है। स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्हें सिंचाई और जल शक्ति विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि जो पूरी कैबिनेट बनी थी वो बिल्कुल उल्टी हो गई है। पहले जो लोग मौजूद थे, श्रीकांत शर्मा के पास ऊर्जा विभाग था, इस बार आपने देखा उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन अरविंद शर्मा को ऊर्जा विभाग दिया गया। तो कुल मिला के कह सकते हैं बिल्कुल नया समीकरण, नए मंत्रिमंडल में नए हिसाब से कामों का आवंटन किया गया है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इस बार जो है केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम तो बनाया गया, लेकिन उनका ओहदा सरकार ने काफी कम कर दिया। जी बिल्कुल। और संजय निषाद और आशीष पटेल के विभागों में क्या कहेंगे आप, जिस तरह से उन्हें मत्स्य विभाग दिया गया संजय निषाद को?
और प्राथमिक शिक्षा विभाग दिया गया है आशीष पटेल को। साफ तौर से आप समझ सकते हैं कि संजय निषाद की स्थिति वही है जो पिछले सरकार में ओम प्रकाश राजभर की थी। ओम प्रकाश राजभर को विकलांग कल्याण दे दिया गया था, मंत्रालय दे दिया गया था, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर काफी नाराज रहते थे। उसी तरीके से देखा जाए तो संजय निषाद को मत्स्य विभाग दिया गया है, क्योंकि निषादों के नेता माने जाते हैं, निषादों के वोट बैंक को जोड़ा था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उनको वही विभाग दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके की टकराहट हम पहले सरकार में ओम प्रकाश राजभर और सरकार की देखते थे, वो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अब फिर संजय निषाद और सरकार में विशाल हमें देखने को मिलेगी। राकेश सचान को भी बड़ा विभाग मिला है। अगर बात की जाए तो वो भी कांग्रेस से आए थे, प्रियंका गांधी के सलाहकार थे। लगभग 250 टिकट बंटवाने के बाद वो बीजेपी में आए थे मनीष जी। उन्हें भी एक नगर विकास माफ करिएगा राकेश सचान को लघु एवं मध्य विभाग मिला हुआ है। बिल्कुल विशाल, देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए अगर तो थोड़ा सा कांग्रेस से जो भी लोग आए थे, चाहे जतिन प्रसाद हुए चाहे सचान हुए, दोनों लोगों को अच्छी प्रोफाइल दी गई है। लेकिन गौर करने वाली बात वही है कि योगी आदित्यनाथ के इस मंत्रिमंडल में जो जिस तरीके से जो दमखम दिखा था, मंच पर दिखा था, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने दमखम दिखाया था, हारने के बाद भी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उनका कद कम किया गया। वहीं योगी आदित्यनाथ के जो करीब के लोग थे, जो करीबी थे, अगर उन्हें देखा जाए तो उन्हें भारी भरकम विभाग सौंपे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने जो विभागों का बंटवारा है वो बड़ा सोच समझ के किया है। और जो भी लोग हैं वो उनके ऊपर अब जिम्मेदारी होगी कि कम से कम जो डिलीवरी है वो सही ढंग से करें। बहुत ज्यादा विभाग पहले तमाम मंत्री थे जिनके पास कई विभाग थे, लेकिन अभी ऐसा देखा गया सुरेश खन्ना जिनके पास पिछले सरकार में चिकित्सा शिक्षा भी हुआ करता था, सुरेश खन्ना के पास सिर्फ संसदीय कार्य और वित्त दिया गया है। तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन फिलहाल देखिए क्योंकि लिस्ट आ गई है, अब इस लिस्ट के बाद हो सकता है कुछ और विचार विमर्श हुए हो, कुछ और हंगामे हो, लेकिन फिलहाल जो लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि कब विभागों का आवंटन होगा, कब बंटवारा होगा, कब से चूंकि 30 मार्च के बाद फाइनेंशियल ईयर भी क्लोज हो रहा है तो तमाम विभागों में कामकाज भी रुके पड़े हुए थे। तो फिलहाल अब मुख्यमंत्री की तरफ से विभागों का आवंटन कर दिया गया है और कल से अब ये जो तमाम मंत्री हैं वो अपना कार्यभार संभालेंगे, अपने विभागों को संभालेंगे। विशाल, बिल्कुल जो आपने बात की, जिस तरह से निषाद दो की बात करते थे, संजय निषाद उनको मत्स्य पालन ही दिया गया है क्योंकि उसी पे आरक्षण की बात करते थे, मत्स्य की बात करते थे, तो उन्हें उनके हिसाब से विभाग बिल्कुल सही मिला है। विशाल साहब, ध्यान नहीं दिया, मैंने आपसे कहा था कि संजय निषाद की स्थिति वही हो गई जो ओम प्रकाश राजभर की हुआ करती थी। ओम प्रकाश राजभर भी बहुत दमखम के साथ आए थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन जब उन्हें विभाग दिया गया तो विभाग उन्हें विकलांग कल्याण दिया गया, जो बिल्कुल कह सकते हैं कि उनके हिसाब से महत्वहीन एक विभाग था, उसका कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। और उनका आरोप था कि उनका प्रमुख सचिव तक उनसे बात नहीं करता है, उनकी इज्जत नहीं करता है, उन फाइलें तक उन तक नहीं आती हैं। तो मैंने वही बताया कि ऐसा ही कुछ आने वाले वक्त में भी हमें देखने को मिलेगा, ऐसी कोई तस्वीरें, क्योंकि संजय निषाद पहले से ही अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वाकांक्षी नेता रहे हैं। हमेशा वो दिल्ली में, आपको याद होगा कि चुनाव जीतने के बाद सीधे वो दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पहुंच के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए। उसके अलावा संगठन के साथ बहुत सारी खबरें ऐसी थी जो संगठन के साथ उनकी इंटरनल होती थी और बाहर आके मीडिया में वो लीक कर दिया करते थे कि हमारी ये बातें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मत्स्य विभाग उन्हें दिया गया है, वही विभाग दिया गया है जिस वर्ग के वो नेता है, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में एक बार फिर इस तरह का टकराव जरूर देखने को मिलेगा। हमें और आपको उसका इंतजार करना होगा जी। बिल्कुल, और लेकिन स्वतंत्र देव सिंह का जो कद बढ़ाया गया है, और कल भी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो कल ही राइट हैंड डिसाइड हो गया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ का राइट हैंड कौन है। कल जब सब लोग कयास लगा रहे थे कि एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य बैठेंगे तो दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक होंगे, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। कल दोनों डिप्टी सीएम एक तरफ थे, बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ और एक तरफ थे स्वतंत्र देव सिंह। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से स्वतंत्र देव सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी है, आपको दी गई है। महेंद्र सिंह इसके पहले जल शक्ति मंत्री हुआ करते थे। महेंद्र सिंह भी योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी थे, काफी विश्वास पात्रों में गिने जाते थे। अगर विश्वास पात्र नेताओं में माना जाए तो महेंद्र सिंह हो गए,
सुरेश राणा हो गए, ये तमाम जो नेता थे वो कहीं ना कहीं ज्यादा करीबी थे, ज्यादा भरोसेमंद थे। अगर देखा जाए तो जल शक्ति विभाग उनके पास था और उनके विभाग भारी भरकम विभाग है, उनके पास से हटा के स्वतंत्र सिंह को दिया गया है। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ ने उनके ऊपर बड़ा भरोसा जताया है, क्योंकि बहुत बड़ा विभाग है, जिम्मेदारी वाला विभाग है और एक तरह से जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। तो कहीं ना कहीं स्वतंत्र सिंह का भी कद बढ़ा है, क्योंकि पिछली बार जब वो कैबिनेट मंत्री थे तो उन्हें उनके पास परिवहन था, परिवहन मंत्री बनाया गया था उन्हें, लेकिन इस बार उन्हें जल शक्ति जैसा भारी भरकम मंत्रालय दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो राइट हैंड वाला आप इशारा कर रहे थे कि दाहिने हाथ की तरफ कौन बैठेगा, कौन है दाहिना हाथ उनका, तो कहीं ना कहीं कल भी उसका इशारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल गया था। लेकिन आज विभाग के आवंटन के बाद ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं जो उनकी कदर है, उनकी जो कीमत है, वो मुख्यमंत्री की नजर में बहुत ज्यादा है और मुख्यमंत्री ने एक भारी भरकम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है जिसे उन्हें संभालना होगा और जिसमें उन्हें परफॉर्म करके दिखाना भी होगा। बिल्कुल, और संदीप सिंह को भी बेसिक शिक्षा मंत्री बनाया गया है। ये भी एक बड़ा है कि बड़ा फैसला है, क्योंकि वो पोते हैं उनके कल्याण सिंह जी के, बाबूजी के। कहा जाता है कि बहुत ज्यादा राजनीतिक में इन्वॉल्व रहता था पूरा परिवार कल्याण सिंह की। अगर बात की जाए, कल्याण सिंह बहुत ज्यादा योगी आदित्यनाथ कहते मैंने बहुत मानता था, आज उन्होंने गिफ्ट दिया है संदीप सिंह को। हाँ, निश्चित रूप से बेसिक शिक्षा भी बड़ा विभाग है और चूंकि कल्याण सिंह के पोते हैं तो निश्चित रूप से उन पर भी भरोसा जताया है पार्टी ने। बेसिक शिक्षा विभाग सतीश द्विवेदी के पास था। सतीश द्विवेदी के पहले अनुपमा जायसवाल थी। अनुपमा जायसवाल को पद छोड़ना पड़ा था, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर बहुत सारी खबरें आती रही हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी हैं सरकार के, जिसमें बच्चों के जूते मोजे से लेके उन्हें बस्ते तक देने की जिम्मेदारी इस सरकार ने शुरू की थी और उसमें भारी गड़बड़ी देखने को मिली थी। तो उसमें कहीं ना कहीं किसी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को बिठाना था जो कम से कम इन सब चीजों पर रोक लगा सके, इन सब चीजों पर लगाम लगाए। तो ऐसा लगता है कि बेसिक शिक्षा मंत्री अगर संदीप सिंह को बनाया गया है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर भी बड़ा भरोसा जताया है। जी, नितिन अग्रवाल को बनाया गया है आबकारी मंत्री। बिल्कुल, नितिन अग्रवाल को आबकारी मंत्री बनाया गया है। निश्चित रूप से ये भी उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। वो भी समाजवादी पार्टी से आए थे, किस तरीके से क्रॉस वोटिंग की थी, किस तरीके से उनको स्पीकर बनाया गया था, तमाम चीजें आपने देखी है। तो फिलहाल उन्हें आबकारी और मद्य निषेध दिया गया है, तो उनके ऊपर भी बड़ा भरोसा जताया गया है। आप समझ सकते हैं कि जो बाहरी पिछली सरकार में आपने देखा था, जब 2017 की सरकार बनी थी, तो जो लोग बाहरी दलों से टूट कर आए थे उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी थी बीजेपी ने। उनके पास कोई भारी भरकम मंत्रालय नहीं दिया था, बड़ा विभाग नहीं दिया था। लेकिन इस बार अगर आप देख रहे हैं, इस बार अगर आप समझ रहे हैं, तो आप समझिए कि कम से कम इस बार वो पैटर्न बदला है सरकार ने, वो पैटर्न इसमें बदला गया है और उसमें ये दिखाया गया कि जो दूसरे दलों से भी लोग आए हैं उनको भी अच्छे विभाग दिए गए हैं, उन पर भी भरोसा जताया गया है। क्योंकि जितना बड़ा विभाग उतनी बड़ी जिम्मेदारी, और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही है वो बहुत जल्दी बहुत आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। थोड़ा सा वक्त तक इंतजार करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद फिर उन्हें जिम्मेदारियां दी जाती है। उनके अपने कार्यकर्ता, उनके अपने पदाधिकारी जो 10 साल से हैं, 10 साल 12 साल बाद उनका कहीं नंबर आता है, तब कहीं उन्हें किसी पद पर भेजा जाता है। तो ऐसे में इस बार थोड़ा सा पैटर्न बदला है। ऐसा लगता है कि इस कैबिनेट में जो विभागों का बंटवारा है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जो उनकी क्षमता है, उन्होंने जो एसेस किया है, उन्हें जो लगा है उस हिसाब से उन्होंने विभागों का बंटवारा किया है। तो नितिन अग्रवाल को भी बड़ा जिम्मा दिया गया है, उनको बड़ा विभाग दिया गया है और उन्हें भी अब उनके ऊपर भी एक बड़ी विभाग की जिम्मेदारी है। तो उम्मीद है कि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी पर भरोसा जताया था, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी छोड़ के वो बीजेपी में आए थे, तो बीजेपी ने भी, मुझे लगता है मनीष जी कहना गलत नहीं होगा कि रिटर्न गिफ्ट पॉलिसी इस बार बड़ी अच्छी थी कि आप आइए और आप विभाग पाइए, चाहे वो राकेश सचान रहे हो, नितिन अग्रवाल रहे हो या गठबंधन करके आए हुए संजय निषाद रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल रिटर्न गिफ्ट अच्छा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और बहुत लंबे वक्त से इसका इंतजार था। और हो सकता है कि क्योंकि 2024 में अभी लोकसभा चुनाव है तो उसमें इन लोगों का तमाम ठीक ढंग से सही से इस्तेमाल हो। इस नजरिए से भी आप देख सकते हैं कि इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और ज्यादा मन लगा के मुझे लगता है काम करेंगे। क्योंकि पिछली बार जो दूसरे दलों से आए थे उसमें से आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग दल छोड़ के जा चुके हैं
कुछ नेता चले गए, कुछ मंत्री चले गए और कुछ नेता और मंत्री और सांसद जो बनाए गए थे उनके बच्चे चले गए। तो मुझे लगता है कि इस बार कोशिश ये है कि कोई भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के ना जाए। विशाल, बिल्कुल कोई ना जाए और सारे मंत्री जो मंत्रालय पा चुके हैं ये सही से काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी सभा में जानकारी के लिए। तो यूपी में मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया गया है। पिछली कैबिनेट में डिप्टी सीएम के पास पीडब्ल्यूडी विभाग हुआ करता था, लेकिन इस बार जो चुनाव हारे उन्हें डिप्टी सीएम तो बेशक बनाया गया है, लेकिन इस बार थोड़े मंत्रालय उन्हें ग्राम विकास का दिया गया है, उन्हें नहीं मिला है पीडब्ल्यूडी विभाग। लेकिन लोग कयास लगा रहे थे, अंदरगाने खबर थी कि वो उन्होंने कहा था कि मुझे यही विभाग चाहिए और डिप्टी सीएम चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीएम योगी ने अपने जब बंटवारे किए तो जो मझधार में उनके साथ रहे, चाहे वो सतनदेव सिंह रहे हों, सूर्य प्रताप शाही रहे हों या और भी जो नेता हैं, उन्हें उन्होंने बिल्कुल इनाम दिया है। तो यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखिए 2 दिन से मैं इंतजार कर रहा था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे चाचा नाराज या है कोई राज, इसमें वापस चलेंगे। दिलीप अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं। जी विशाल, मैं ही कह रहा था इसके दो पहलू हैं। एक तो शिवपाल जी का नजरिया है, एक तरफ अखिलेश जी का नजरिया है। कहा गया कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए तो नहीं जुड़ता, वो एक कहावत यहाँ पे चरितार्थ हो रही है। जहां तक क्षेत्रीय दलों का प्रश्न है, वहां उत्तराधिकार के बिल्कुल निर्धारित नियम होते हैं और जितनी भी देश में इसमें क्षेत्रीय पार्टियां, उनके आधार पे हम तय देख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति को उत्तराधिकार मिला हुआ है। तो इसमें उत्तराधिकार का समाजवादी पार्टी में कोई विषय था नहीं, टकराव अहम का था, अपने अपने हिस्सेदारी को लेकर था और ये हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव के बाद भी देखा है। दूसरी बात, अखिलेश शिवपाल जी के नजरिए से देखें तो उन्होंने 5 साल तक एक पार्टी बना के काम किया और उसके बाद जो समझौता उन्होंने किया वो केवल अपनी एक सीट पे, तो कहीं न कहीं उनकी विश्वसनीयता पे भी सवाल उठा है। वो अपने जो 5 साल तक उनके साथ थे, उनको क्या बात जवाब देंगे, उनको छोड़ दिया गया। और कहीं भी समाजवादी पार्टी ने किसी भी क्षेत्र में जब शिवपाल जी को नहीं पूछा गया तो उसके कार्यकर्ताओं को भी नहीं पूछा गया। दूसरा एंगल अखिलेश जी से जुड़ा हुआ है। अखिलेश जी निर्विवाद रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये 125 सीट ना भी मिलती, वो सत्ता में नहीं पहुंचे तब भी, सीटें कम होती तब भी उनके नेतृत्व में कोई सवाल नहीं था। ये क्षेत्रीय दलों की स्थिति के कारण है। जो बात एक कहीं न कहीं जैसे शिवपाल जी की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगा कि उन्होंने सारी पार्टी को दरकिनार करके और केवल अपने लिए एक विधायक की सीट पे संतुष्ट हो गए, ये एक प्रश्न था। दूसरा अखिलेश जी के बारे में है, जैसा उन्होंने आपने दिखाया भी, जैसा उन्होंने कहा कि सम्मान दिया जाएगा चाचा को, सब कहा, तो ये एक सम्मान की जो बात थी उसमें कहीं न कहीं अखिलेश जी की विश्वसनीयता भी कम हुई है। उन्होंने जो कहा वो नहीं किया। दूसरी बात, जैसा कहा जा रहा है
कि और क्षेत्र सहयोगी गठबंधन दलों को नहीं बुलाया गया। तो मैं मानता हूं कि संविधान के हिसाब से तकनीकी रूप से शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़े थे और इसलिए तकनीकी रूप से उसके सदस्य हैं। भले वो अपनी अलग पार्टी के आज भी अध्यक्ष है, लेकिन तकनीकी मसला ये महत्वपूर्ण है। जैसा आपने भी कहा कि व्हिप उन पर लागू होगी, आपने अच्छी बात कही। तो इसलिए ये कहना कि उनको नहीं बुलाया जा सकता था या जो अपना दल का जो गुट उनके साथ था या ओम प्रकाश राजभर, उनसे स्थिति अलग थी शिवपाल जी की। तो इस रूप में एक जो संदेश नकारात्मक गया है कि अखिलेश जी जो उनके साथ आए, जिनको अपनी शर्तें छोड़ के जिन्होंने सहयोग किया, उनके लिए भी संदेश है। मैं इसको केवल शिवपाल जी तक सीमित नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि यह संदेश कहीं न कहीं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे कृष्णा पटेल हो, कहीं न कहीं इनके लिए भी एक मैसेज अनजाने अनजाने गया है कि ये जब तक जिसकी उपयोगिता है तब तक तो ठीक है, उसके बाद उसकी उपेक्षा की जाएगी। तो एक नेतृत्व के लिए जिस तरह का उदार चिंतन मुझको देखना चाहिए था, जैसा जनता के बीच संदेश जाना चाहिए था, जब शिवपाल जी आ गए थे उनके साथ, तो अगर अखिलेश जी अपनी बात का निर्वाह करते, सम्मान दिया जाता, वो 2 दिन तक रुके रहे, खुद ही कह रहे थे, तो कोई उसमें गड़बड़ी नहीं थी। मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो उनका नेतृत्व है, विधान पर सभा में, सदन में नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सब बातों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। केवल बात सम्मान की थी। और ये जो कानून व्यवस्था का जो मसला इस चुनाव में निर्णायक साबित हुआ, वो केवल सम्मान और सुरक्षा को लेकर था। तो हर नेता को चाहिए कि वो चाहे चाचा ही नहीं, चाहे एक साधारण व्यक्ति हो, साधारण गरीब व्यक्ति हो, केवल सम्मान की आप रखवाली करोगे तो उसका आपको लाभ होगा। बिल्कुल सम्मान की ही बात थी। अनिल झा जी, अभी आपने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जब सरकार बनेगी तब चाचा का सम्मान किया जाएगा। सरकार नहीं बनी जो तो क्या ये करना चाहिए था? नहीं, अनिल जी, मैं विशाल जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था चुनाव के पूर्व, उनका संदर्भ यही था कि जब सरकार, चूंकि एक माहौल चल रहा था, हवा चल रहा था, आप लोग भी परिचित हैं उससे, तब उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि जब चाचा का पूरा सम्मान किया जाएगा। अभी मेरा सिर्फ इतना कहना है कि पूरी जल्दबाजी हो रही है जो हम लोग इस डिबेट पे बैठे हुए हैं। अभी बहुत सारा संगठन में फेरबदल होना है। हो सकता है अखिलेश जी आगे के लिए शिवपाल जी के साथ कुछ बैठ के मंथन करें, लेकिन आज बैठ के और कल से जो चल रहा है सब चीजें, वो थोड़ी जल्दबाजी हो गई। मैं बस इतना कहना चाहूंगा आपसे। बाकी मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे बहुत सारे लोग लड़े थे, उनको नहीं बुलाया गया था। चाचा जी को भी चाहिए था थोड़ा सा वेट करते, और नहीं तो आपने तो कहा था, नेता मान लिया था, आप एक फोन उठाते, अखिलेश से बात कर लेते। अरे ये फोन की बात तो करिए मत, फोन की बात अनिल जी मत करिएगा। कई जगह, कई मीडिया हाउसेस के कॉन्क्लेव में शिवपाल सिंह यादव ये कह चुके हैं कि अखिलेश यादव मेरा फोन नहीं उठाते हैं। ये मत कहिए, ये कई जगह कह चुके हैं। ना। जब शिवपाल जी अखिलेश जी के घर जाते हैं तो बहुत अच्छा, जब अखिलेश जी शिवपाल जी घर जाते हैं तो बहुत अच्छा। और टीवी पे बैठ के हम लोग एक फोन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा जल्दबाजी है, अभी थोड़ा सा वेट करिए, साफ सारी चीजें आ जाएंगी। अभी बहुत सी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे हैं। हम आज बैठ के उस पर डिबेट करें, कल को कुछ और हो तो वो ठीक नहीं है। कल जैसे भी करेंगे, अगर अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये परिवार फिर से एक हो जाए जैसे पहले था तो बहुत अच्छी बात है। अरविंद जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता है, हम लोग आशावादी लोग हैं। आशा रखना चाहिए जब तक उम्मीद टूटी नहीं है। बिल्कुल, खामखा बैठ कर हम उसको आपस में लड़े, एक दूसरे को तू मैं करें। विपक्ष में बैठने का मौका दिया जनता ने, विपक्ष में रहेंगे सब लोग मिलके। बिल्कुल। अरविंद जी हमारे साथ। अरविंद जी, अभी और मंथन होना बाकी है क्या? अरविंद जी। देखिए विशाल जी, सच ये है कि अभी जो बातें दिलीप अग्निहोत्री जी भी कह रहे थे, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब परिस्थितियां स्थितियां सब उन्होंने देखा है, बहुत करीब से देखा है। आज जो मैं बार बार बातें आपके चैनल पे कह रहा हूं या और इसके पूर्व में जितनी भी डिबेटें थी, मैं गया और कहा, मैं देखिए सीधे सपाटी बात कर रहा हूं। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने समर्पण किया, कि समाजवादी विचारधारा की जो लोग चाहते थे उन्हीं के अनुरूप उन्होंने कार्य किया। लोगों की मंशा थी कि गठबंधन में माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी आए।
माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी से कही गई कुछ और, किया गया कुछ और। उसके बावजूद भी माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी चुप रहे, कहीं कुछ नहीं बोला। चुनाव में उपयोग नहीं किया गया, तब भी उन्होंने कहीं कुछ नहीं बोला। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को केवल 1 सीट दिया गया, तभी भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हर मंचों पे कहा कि अखिलेश जी हमारे नेता हैं, मैंने उनको नेता मान लिया है, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर प्रकार के संघर्ष और त्याग और समर्पण मैं कर रहा हूं। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पे मेहनत कर रहे थे, सब लोगों ने समाजवादी पार्टी नहीं पूछी, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए एकदम कमर कस के मेहनत की, हर स्तर पे मेहनत किया। अगर मेहनत नहीं किया होता तो भाजपा की तरफ रुख कर लिए होते। लेकिन आज के भी डेट में विशाल जी देखिए कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के साथ लोग लगे रहे और मेहनत किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार है। माननीय श्री शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के विधायक बनते हैं, सदस्यता लेने के बाद ही चुनाव आयोग का रूल है, सदस्यता लेने के बाद ही आप एबी फॉर्म दे सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता है कि टेक्निकल इशू हो या कोई भी। बाकायदा माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने चैनलों पे कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूं, मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूं, हमें कोई उम्मीद समाजवादी पार्टी से वैसी नहीं है, कोई लालसा नहीं है। सच है कि 4 दशकों में माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने अपने संघर्ष के दम पे तमाम बड़े बड़े पदों पे रह लिए। और मैं विशाल जी ये भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से तमाम बड़े बड़े ऑफर थे, अभी भी है, सारे ऑफरों को समाजवादी विचारधारा के ऑफर अभी भी है, राज्यपाल और विधायक मंत्री, ये तो अभी भी है। और देखिए विशाल जी, मैं ये बातें अभी नहीं कह सकता, आगे जो कुछ होगा सबके सामने आएगा, सबके सामने होगा। फाइनल कमेंट लेते हैं वीरेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल, जनादेश बिल्कुल अरविंद जी, समय हमारे पास कम है। वीरेंद्र जी फाइनल कमेंट, मजबूत विपक्ष के रूप में सबसे फाइनल कमेंट ले लेते हैं अरविंद जी। वीरेंद्र सर आपकी तरफ आऊंगा। देखिए, शिवपाल यादव हो या समाजवादी पार्टी हो, वो ये नहीं बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक तो शिवपाल जी हैं, लेकिन क्या वो प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने रहेंगे? क्या उनकी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय होगा? ये अभी कहीं क्लियर नहीं है। और जो सबसे ऊपर की बात है, पूरे देश में किसी भी राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों में सत्ता का हस्तांतरण बहुत मुश्किल काम होता है। पंजाब में जो है प्रकाश सिंह बादल आज 90 साल के हो गए हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। लालू प्रसाद यादव 75 साल के हो गए हैं, जेल में हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद नहीं छोड़ा है। समाजवादी पार्टी अकेली पार्टी थी देश की जिसमें मुलायम सिंह यादव ने स्वयं अपनी इच्छा से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि 2012 का मैंडेट समाजवादी पार्टी को मिला था मुलायम सिंह यादव के नाम पे, और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन ये सबसे बड़ा साहसिक कदम उन्होंने उठाया था, और उन्होंने अपने जीवन काल में ही पार्टी में सक्सेशन के मामले को हल करने का प्रयास किया था, और वो काफी हद तक हल भी हो चुका है, लेकिन अभी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से सक्सेशन को हल करने का साहस और हिम्मत जो समाजवादी पार्टी ने दिखाई, ये देश में किसी भी क्षेत्रीय दल ने आज तक नहीं दिखाई। बिल्कुल नहीं दिखाई इतनी जल्दी कोई, चाहे साउथ हो चाहे दक्षिण हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। हमारे साथ दिलीप जी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दिलीप जी फाइनल कमेंट। देखिए, ये जो क्षेत्रीय पार्टी है उनमें सत्ता का हस्तांतरण बहुत सहज होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है ये बात छोड़िए, लेकिन लालू यादव के पुत्र उनके उत्तराधिकारी हो गए, प्रकाश सिंह बादल के पुत्र उनके उत्तराधिकारी हो गए, और परिवार को सत्ता सौंप देना, इसमें कोई मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा काम है। ये तो होने ही होना था, उनको ये तय करना था। ऐसा समाजवादी पार्टी में भी हुआ। मेरा ये कहना है कि तकनीकी मसला कुछ वो प्रस्पा में है नहीं है, ये बात अलग है, वो सब जानते हैं। मेरा केवल इतना कहना है कि अगर सम्मान मिल जाता तो भी अखिलेश यादव का कद बढ़ता, कम नहीं होता। वो फिर भी नेता प्रतिपक्ष रहते, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते। केवल इतनी सी छोटी सी बात है, उसमें ये इतना ध्यान रखना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत सोचना है, बड़े नेता हैं, कुछ लोग क्या सोचते हैं ये बात अलग है, लेकिन इस दृष्टिकोण से अगर सोचते तो निश्चित रूप से छवि क्या बनी। जैसे मुलायम सिंह जी के निष्क्रिय होने के बाद जो हुआ, तो अखिलेश जी ने क्या किया, पहले
2 लड़कों का साथ पसंद, तो वो राहुल जी से समझौता, फिर वो भी नहीं चला, बेमनस हो गया, फिर मायावती जी समझौता, फिर एक दूसरे के खिलाफ हो गए, फिर अपने ही चाचा जी के साथ। तो ये कहीं ना कहीं एक जो बड़े नेता की एक विश्वसनीयता कायम होनी चाहिए, उसको एक संभाल के रखनी थी। और बहुत छोटे छोटे बात, यानी पिछली बार आपसे मैंने कहा कि केवल सम्मान कर देते चाचा हैं, और ये मेरा व्यक्तिगत मामला है कि अगर चाचा के सम्मान कर देते तो चाचा का महत्व भले नहीं बढ़ता, अखिलेश जी के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ता। और बात ही सम्मान पे थी दिलीप जी। बिल्कुल, अनिल झा जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, चाचा का सम्मान भतीजे की नजर में हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, उसमें हम और आप कुछ बोलें वो उचित नहीं है। जहां तक सवाल है एक नेता के तौर पे शिवपाल जी का, तो मैंने स्पष्ट कहा है कि जो एक उस समय उनको समझ में आया, आप जैसे अग्नोत्री जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन जहां पे अगर शिवपाल जी को नहीं बुलाया गया, वहीं पे राजभर को भी नहीं बुलाया गया, वहीं पे अपना दल के लोगों को भी, पल्लवी पटेल को नहीं बुलाया गया, और जो मौर्या जी उनको नहीं बुलाया गया। समय है, अभी बैठकें थी, मिलेंगे आगे। देखिए, कुछ ना कुछ अगर दोनों लोग चाहेंगे कि हम साथ चल सकें, तो कहीं कोई बात ना बनने वाली बात नहीं। सवाल यही है कि अभी अरविंद जी ने कबूला कि बहुत सारे ऑफर थे और अभी भी बहुत सारे ऑफर है। अभी हमारे अरविंद भाई कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने कार्यकर्ता, अरे पूरे उन्नाव में पूरे कार्यकर्ता जितना प्रस्पा का था सब भाजपा में चला गया। यही हाल कमोबेश एटा मैनपुरी सब तरफ हुआ है। तो बात शिवपाल जी के उस पर कहीं कोई हम लोगों को शक या कोई चीज नहीं है, किसी भी कार्यकर्ता को वो सम्मानीय रहे हैं, उनके नीचे हम लोगों ने काम किया है, सीखे हैं उनसे। लेकिन जल्दबाजी है, अगर कुछ आज हम बैठ के टीवी पे बैठ के कुछ कह दें तो घर का रिश्ता भी है और राजनीतिक रिश्ता भी है, इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है, मेरा बस इतना कहना। बिल्कुल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात हो रही थी चाचा नाराज या है कोई राज। इटावा में रविवार को उन्होंने कहा कि आप सब कुछ ठीक है, हनुमान को कभी भूलना नहीं चाहिए, हनुमान की भूमिका हर जगह अच्छी है, उनकी वजह से राम जी युद्ध जीते और हनुमान की ही वजह से लंका में आग लगी। उन्होंने अपनी तुलना हनुमान से की है, लेकिन राम किसको मानना है और रावण किसको, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए।